24 अप्रैल 1973। मतलब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के 13 जज एक कमरे में बैठते हैं और उनके एक फैसले पर यह तय होना है कि भारत एक लोकतंत्र रहेगा या किसी भी पल एक तानाशाही में बदल सकता है। बिल्कुल। और ये कोई आम दिन नहीं था। फैसला 7-6 के बेहद करीबी अंतर से आता है। मतलब सोचिए, सिर्फ एक वोट के फासले ने आज के भारत की तकदीर तय की है। हाँ, और अगर वो एक वोट दूसरी तरफ गिरता तो शायद आज जो हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है या अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है वो स्थायी होता ही नहीं। कोई भी सरकार बहुमत में आकर उसे रातों रात मिटा सकती थी। बाप रे! और ये बात बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। आज हम जिस विस्तृत चर्चा के लिए यहाँ हैं वो महज कुछ पन्नों या अनुच्छेदों के बारे में नहीं है। सही कहा आपने। ये आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबी शतरंज की बिसात की कहानी है। मतलब एक ऐसा खेल जो देश के दो सबसे ताकतवर स्तंभों यानी संसद और न्यायपालिका के बीच कई दशकों तक खेला गया। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे इस रस्साकशी ने अंततः संविधान के मूल ढांचे, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उस सिद्धांत को जन्म दिया। बिल्कुल। तो इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें आज़ादी के ठीक बाद के भारत में जाना होगा। मैं सोच ही रही थी कि उस समय का माहौल क्या रहा होगा। एक तरफ तो नया नया संविधान लागू हुआ था और दूसरी तरफ एक ऐसा देश था जो सदियों की गुलामी और भयंकर गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। असल में टकराव की शुरुआत यहीं से होती है। इसे व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच के तनाव के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कल्पना करें कि एक नई इमारत बनी है जिसमें 2 परिवार रहते हैं। एक चाहता है कि उसके पास अपने घर के पूर्ण अधिकार हों, जबकि दूसरा परिवार चाहता है कि पूरी इमारत के संसाधनों का समान वितरण हो। बहुत सही उदाहरण है। संविधान ने नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए थे जिन्हें कोई छीन नहीं सकता था। इनमें सबसे अहम था संपत्ति का अधिकार और समानता का अधिकार। लेकिन दूसरी तरफ उसी संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी भी तो थे। हाँ, और ये निदेशक तत्व सरकार को निर्देश देते थे कि देश का धन चंद अमीरों के हाथों में इकट्ठा न होने पाए, कमजोर वर्गों का उत्थान हो। तो समस्या ये फंसी कि सरकार ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान गरीब किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे। उन्हें जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही सरकार जमींदारों की जमीन लेकर गरीबों में बांटने का कानून लाती, जमींदार अदालत पहुंच जाते। जमीन कैसे छीन सकते हैं? बिल्कुल। अब अदालतें तो भावनाओं पर नहीं बल्कि संविधान पर चलती हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। शुरुआती दौर में जैसे चंपकम दोरईराजन मामले या भूमि सुधार के मामलों में अदालतों ने स्पष्ट कर दिया कि मूल अधिकार सर्वोपरि हैं। अच्छा, मतलब सरकार किसी सामाजिक लक्ष्य को पाने के लिए नागरिकों के अधिकारों को कुचल नहीं सकती। हाँ, तो सरकार के हाथ एक तरह से बन गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए ये बहुत बड़ी दुविधा थी। दुविधा तो रही होगी, क्योंकि अगर भूमि सुधार नहीं होते तो देश में भुखमरी और गरीबी से एक हिंसक क्रांति भी तो भड़क सकती थी। यही तो नेहरू का सबसे बड़ा डर था। उन्हें लगा कि अगर अदालतें इसी तरह सामाजिक सुधार के हर कानून को रोकती रहीं तो देश का विकास रुक जाएगा। इसलिए संविधान के लागू होने के महज 1 साल बाद ही, सिर्फ 1 साल बाद, 1951 में, हाँ, 1951 में ही उन्होंने पहला संविधान संशोधन पेश कर दिया। और इस संशोधन ने एक बहुत ही दिलचस्प और विवादित चीज को जन्म दिया, 9वीं अनुसूची। 9th शेड्यूल। रुकिए, तो क्या ये 9वीं अनुसूची एक तरह का जादुई कवच थी कि जो भी कानून इसमें डाल दिया गया उसे अदालतें छू भी नहीं सकती? जादुई कवच तो नहीं, लेकिन इसे एक ब्लैक बॉक्स जरूर कहा जा सकता है। सरकार ने संविधान के अंदर एक ऐसा ब्लैक बॉक्स फिट कर दिया जिसमें कोई भी कानून डाल देने पर वो अदालतों के रडार से गायब हो जाता था। मतलब 9वीं अनुसूची का नियम ये बना दिया गया कि इसमें शामिल किसी भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, भले ही वो कानून आपके मूल अधिकारों को छीनता हो, अदालत उसमें दखल नहीं दे सकती। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला कदम था। जाहिर है जिनकी जमीनें जा रही थीं वो खामोश तो नहीं बैठे होंगे। जब मूल अधिकारों को इस तरह कमजोर किया गया तो क्या किसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पहले संशोधन को चुनौती नहीं दी? दी गई ना। 1951 में ही शंकरी प्रसाद मामले में इसे चुनौती दी गई।
और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कानूनी बहस हुई वो बहुत ही पेचीदा थी। वो कैसे? चुनौती देने वालों का तर्क था कि संविधान का अनुच्छेद 13 साफ कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को छीनता हो। तो उनका सवाल था कि क्या संविधान संशोधन भी एक कानून नहीं है? बात तो तर्कसंगत लगती है। अगर सामान्य कानून मूल अधिकार नहीं छीन सकता तो संशोधन के नाम पर उसे कैसे छीना जा सकता है? कोर्ट ने इस पर क्या कहा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू सरकार का साथ दिया। कोर्ट ने भाषा की एक बहुत ही बारीक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13 में जिस कानून का जिक्र है वो रोजमर्रा का सामान्य कानून है। अच्छा। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है वो एक अलग दर्जे की चीज है। इसका मतलब ये निकाला गया कि संसद संविधान संशोधन के जरिए मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। तो एक तरह से शुरुआती दौर में न्यायपालिका ने संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। हाँ, और ये व्यवस्था 1960s के दशक के मध्य तक यानी 1965 के सज्जन सिंह मामले तक सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन फिर तो एक बड़ा तूफान आया होगा। बहुत बड़ा तूफान। 1967 में कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। पंजाब के गोलकनाथ भाइयों का मामला सामने आया, जिनके पास 500 एकड़ जमीन थी। बिल्कुल 500 एकड़ जमीन, और भूमि सुधार के तहत उनकी जमीन छीनी जा रही थी। इस कानून को भी उसी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। लेकिन 1967 तक तो हालात काफी बदल चुके थे ना। मतलब नेहरू जी और शास्त्री जी का निधन हो चुका था। जहां तक मुझे याद है ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी नई प्रधानमंत्री बनी थी और कांग्रेस पार्टी कमजोर दिख रही थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। जब केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार होती है तो न्यायपालिका अक्सर टकराव से बचती है। और जब सरकारें राजनीतिक रूप से कमजोर होती हैं तब न्यायपालिका अधिक ताकतवर हो जाती है। सटीक बात। 1967 के आसपास कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव हार चुकी थी और इसी राजनीतिक कमजोरी के बीच आया गोलकनाथ मामले का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसलों पर विचार करने के लिए शायद 11 जजों की बेंच बैठा दी थी। हाँ, इतिहास की सबसे बड़ी बेंच। और फैसला 6-5 के बेहद करीबी अंतर से आया। कोर्ट ने एक झटके में सब कुछ पलट दिया। सच में? उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 13 की सीमाओं से मुक्त नहीं है। मतलब संसद संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि खेल के बीच में रेफरी ने बार बार फाउल देना शुरू कर दिया तो खिलाड़ी ने परेशान होकर खेल के नियम ही बदल डाले। सरकार के हाथ पूरी तरह से बंध गए। और वो खिलाड़ी इंदिरा गांधी थी जो हार मानने वालों में से नहीं थी। गोलकनाथ फैसले के बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक सीधी जंग छिड़ गई। उन्होंने तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था और राजाओं के प्रीवी पर्स यानी भत्ते भी खत्म कर दिए थे। जी हाँ, रातों रात 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार का तर्क था कि गरीब देश में मुट्ठी भर लोगों को इतनी ताकत क्यों दी जाए। लेकिन अदालतें फिर बीच में आ गईं। बिल्कुल। आरसी कूपर और माधवराव सिंधिया मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कदमों को असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट ने कहा कि भैया अगर आप संपत्ति ले रहे हैं तो उचित मुआवजा तो देना ही होगा। जरा सोचिए उस समय इंदिरा गांधी की क्या स्थिति होगी। उनकी हर बड़ी नीति को अदालतें रोक रही थीं। फिर उन्होंने 1971 में समय से पहले चुनाव करवा दिए ना। हाँ, और सीधे जनता से संवाद किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो काम करना चाहती हूँ लेकिन अदालतें मुझे रोक रही हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नैरेटिव था और नतीजा भी वैसा ही आया। छप्पर फाड़कर बहुमत मिला। और उस बहुमत की ताकत का इस्तेमाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए किया। 1971 में सरकार ने संशोधनों की एक पूरी झड़ी लगा दी। 24वां, 25वां और 26वां संशोधन। एक साथ इतने सारे संशोधन। तो 24वें संशोधन ने ऐसा क्या बदल दिया जिससे गोलकनाथ का फैसला बेअसर हो गया? उसने अनुच्छेद 13 और 368 की भाषा ही बदल डाली। स्पष्ट कर दिया कि संसद के पास संविधान की किसी भी हिस्से जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं, उसे बदलने की असीमित शक्ति है। बाप रे! और 25वें संशोधन ने तो शायद संपत्ति के मामले में मुआवजा शब्द ही हटा दिया था। हाँ, मुआवजा शब्द हटाकर उसकी जगह रकम शब्द कर दिया और तय किया कि डीपीएसपी को लागू करने वाले कानूनों को समानता या संपत्ति के अधिकार के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। और 26वें संशोधन से तो प्रिवी पर्स से जुड़े अनुच्छेदों को ही संविधान से उखाड़ फेंका। बिल्कुल। रुकिए, ये तो बहुत खौफनाक विचार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 24वें और 25वें संशोधन के बाद एक बहुमत वाली सरकार जब चाहे जो चाहे बदल सकती है।
वो चाहे तो लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही ला सकती है। तकनीकी रूप से हाँ, कागज पर संसद की शक्ति पूर्ण और असीमित हो गई थी। और अब यहाँ से मंच सजता है इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई के लिए, क्लाइमैक्स के लिए। मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अगर 24वें संशोधन ने सरकार को इतनी असीमित शक्ति दे ही दी थी, तो फिर केरल के एक मठ के स्वामी केशवानंद भारती के पास अदालत जाने का क्या आधार था? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। केरल सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम के तहत उनके मठ की जमीन को कब्जे में लेना शुरू किया। इस कानून को भी उसी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। अच्छा, तो उन्होंने भूमि सुधार को चुनौती दी। सिर्फ भूमि सुधार को नहीं, स्वामी जी के वकीलों ने सीधे तौर पर 24वें और 25वें संविधान संशोधन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और चूंकि गोलकनाथ मामले में 11 जजों की बेंच थी, तो इस बार इतिहास की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच बैठी। हाँ, 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के बेहद करीबी अंतर से फैसला आया। और यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल था वो भाषा विज्ञान से जुड़ा था। भाषा विज्ञान कैसे? स्वामी जी के वकीलों ने कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संशोधन करने की शक्ति देता है। हाँ, तो संशोधन करने का मतलब तो बदलाव करना होता है ना? यही सबसे बड़ा पेच है। डिक्शनरी के हिसाब से संशोधन करने का मतलब है किसी चीज में सुधार करना या थोड़ा बदलाव करना, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट करने या फिर से लिखने की शक्ति नहीं हो सकती। ओह वाओ, ये तो वाकई एक aha मोमेंट है। मतलब आप एक कुर्सी का रंग बदल सकते हैं, पहिए लगा सकते हैं, लेकिन आप उसे तोड़कर मेज नहीं बना सकते। बिल्कुल, क्योंकि तब वो कुर्सी ही नहीं रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने क्या फैसला दिया? अदालत ने माना कि 24वां संशोधन वैध है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से, यहां तक कि मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन संशोधन करने की शक्ति संविधान को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। संसद संविधान की मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। लेकिन ये मूल ढांचा असल में है क्या? कोर्ट ने कहा कि कुछ मौलिक तत्व हैं जिन पर पूरा देश टिका है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर संसद कह दे कि आज से चुनाव नहीं होंगे, तो ये संशोधन नहीं, विनाश होगा। ये तो वाकई मास्टर स्ट्रोक था। सरकार को लगा कि उसने शक्ति हासिल कर ली है, लेकिन अदालत ने एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे पार करना नामुमकिन हो गया। और ये लक्ष्मण रेखा कितनी मजबूत है, ये मिनर्वा मिल्स मामले में साबित भी हुआ। जब 42वें संशोधन के जरिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को खत्म करने की कोशिश की गई, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। और उस ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? वो 9वीं अनुसूची जिसमें सरकार कानून डालकर छुप जाती थी। वामन राव मामले में स्पष्ट किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यदि वह मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के लोकतंत्र में न तो संसद पूरी तरह निरंकुश है और न ही अदालतें, बल्कि संविधान का मूल ढांचा सर्वोपरि है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल सही। ये दशकों की वैचारिक मतभेदों और अदालती जिरह के बाद उभरा संतुलन है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा है। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनकर जहन में एक बड़ा दार्शनिक सवाल भी पैदा होता है। वो क्या? मूल ढांचा शब्द भारत के संविधान की किताब में कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो जजों द्वारा गढ़ा गया एक सिद्धांत है। हाँ, एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है ये। तो क्या ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संसद की इच्छाओं पर बिना चुनाव लड़े बैठे जजों की शक्ति को स्थापित नहीं करता? क्या संविधान की रक्षा के नाम पर न्यायपालिका ने खुद को सबसे शक्तिशाली बना लिया है? इस विचार के साथ श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ते हुए हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है।